देखिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 और चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 पहला क्वेश्चन फर्स्ट में बोल रहा है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and number of the girls. तो 10 स्टूडेंट हैं कक्षा 10 के, जो कि एक मैथमेटिक्स का जो क्विज है उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं, एक भाग लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम 2 वेरिएबल मानेंगे। सबसे पहले क्या हम मानेंगे, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़। हमने माना क्लास में लड़के हैं बॉयज़ की संख्या x है, और लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की संख्या हमने माना कि y है। तो कह रहा है ना कि 10 बच्चे हैं जो मैथमेटिक्स के क्विज में भाग ले रहे हैं, तो 10 लड़के और लड़कियां वही है ना, तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी कि लड़के प्लस लड़कियां बराबर हैं 10 बच्चे। तो इक्वेशन हमारी फर्स्ट बन चुकी है। आगे बढ़ते हैं हम। इफ़ द नंबर ऑफ द गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। इसका मतलब क्या है कि लड़कों और लड़कियों की जो संख्या है उसमें 4 नंबरों का अंतर है, मतलब 4 वो अधिक हैं। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या पता चला है, इस क्वेश्चन में हमें पता चला है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से अधिक है, 4 अधिक है ना, तो लड़कियां अधिक हैं, तो अधिक में से हम कम को घटाएंगे, लड़कों को घटाएंगे y माइनस एक्स इक्वल कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो ये हमारी इक्वेशन सेकंड बन गई। अब देखिए, हमने इनको एल्जेब्रिकली तो हमने इनको लिख लिया है, अब इनको ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफिकली के लिए आप, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 के हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 किए थे, उसी तरह से आप इनको सोल्व करोगे। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इनको ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट कर लोगे। इसके हम सेकेंड पार्ट को कराते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, उसमें बोल रहा है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ऑफ 50 रुपये, कि 5 पेंसिल और 7 पेन की कीमत जो है वो 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेनों की कीमत 46 रुपये है। तो इसको इक्वेशन कैसे लिखेंगे, इसी तरह से मानेंगे, लेट 1 पेंसिल कॉस्ट, हमने मान लिया कि एक पेंसिल की कीमत x रुपये है और एक पेन की कीमत हमने माना वो y रुपये है। तो अब फिर दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि 5 पेंसिल और 7 पेन, 5 पेंसिल मतलब 5x, 7 पेन मतलब 7y, इक्वल उनकी कीमत कितनी है, उनकी कीमत है 50 रुपये। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट बनी। उसी तरह कह रहा है इस क्वेश्चन में 7 पेंसिल और 5 पेन्स, 7 पेंसिल मतलब 7x, 5 पेन मतलब 5y, इक्वल क्या बन गया, हमारा बन गया 46। ये हुई इक्वेशन नंबर 2। ये भी हमारे, हमने इसको लिख लिया। अब इसको ग्राफिकली भी आप इन दोनों क्वेश्चनों को आप खुद नोट डाउन करोगे और इनका ग्राफ बनाओगे। नहीं होता है, प्रैक्टिस करोगे, हो जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आप इनको कर लोगे। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं क्या है आपको कुछ फॉर्मूले बताता हूँ। पहले हम एक टेबल बनाते हैं, उससे ही पता चलेगा कि हम क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी के पार्टों को हम किस तरह से करेंगे। तो सपोज़ कीजिए, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे कि हमने माना a1x प्लस a2y, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। एक इक्वेशन हमने ये मानी, दूसरी मानते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। ये हमने माना, इसको लिखते हैं। एक और मानते हैं इसी तरह से, हम पहले इनको वैल्यूओं को लिखता हूँ मैं इस तरह से। तो देखिए, मैंने इन सभी फॉर्मूलाओं को समझाने के लिए इस तरह का चार्ट बना लिया है। तो आप इसको किस तरह से समझेंगे, सबसे पहले हमने ये लिख लिए हैं, ये समीकरण होती है हमारी, जैसे इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, जो कि हमें क्वेश्चन में दी होती है। जैसे कि 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल 0, 5x प्लस 7y प्लस 2 बराबर 0, इस तरह की इक्वेशन दी होती हैं। उनका रेशियो कंपेयर कराएंगे, इसका a1 लेते हैं, इसका a2 लेते हैं। यदि a1 बटे a2 हमारा बराबर नहीं आता है b1 बटे b2 के, तो पहली कंडीशन यही चेक करेंगे। अगर यही बराबर नहीं आता है तो फर्स्ट कंडीशन आ जाएगी। उसमें क्या करेंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ग्राफिकली होगा आपका कि ये लाइनें इंटरसेक्टिंग करेंगी। कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइनें होंगी। अभी समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है और इसका सॉल्यूशन क्या होते हैं। इसके सॉल्यूशन एग्जैक्टली इसका 1 सॉल्यूशन मिलेगा, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। ठीक, अब इंटरसेक्टिंग लाइन किस तरह से होगी कि मान लीजिए ये वाली लाइन सपोज कीजिए इस तरह से है,
तो ये वाली लाइन इसको कहीं ना कहीं पर काटेगी, चाहे इसको इस तरह से काटे, इस तरह से काटे, इस तरह से काटे, कहीं से भी दूसरी लाइन इसको काटेगी, मतलब इंटरसेक्ट करेगी। तो इस तरह का ये बनेगा, इसका टेबल, ये चार्ट बन गया है। सेकंड में क्या होता है, सेकंड होगा यदि A1/A2 बराबर आ जाए B1/B2 के, यदि ये इसके बराबर आ जाए तो फिर थर्ड वाले को चेक करेंगे, यदि आए C1/C2, यदि ये तीनों के तीनों आपस में रेशियो इक्वल आए तो ऐसी लाइनें क्या कहलाएंगी, ऐसी लाइनों को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। और इसके सॉल्यूशन कितने सारे मिलते हैं, अगर कोइंसिडेंट लाइन होती हैं तो इसके इन्फानाइट सॉल्यूशन होते हैं। इन्फानाइट मतलब हम बहुत सारी वैल्यू मिलाएंगे, इन्फानाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे इसके, बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। और ये लाइनें किस तरह से होती हैं कि एक लाइन ये इस तरह से, सपोज कीजिए हमने ये ड्रॉ किया इस तरह से, तो जो सेकंड जो लाइन होती है, सेकंड भी लाइन भी इसी के ऊपर ही आती है, ठीक है। एक लाइन ये सपोज कीजिए ये वाली लाइन है, तो ये सेकंड वाली लाइन भी इसी के ऊपर आएगी। तो इस तरह से इसके इन्फानाइट सॉल्यूशन मिलते हैं, और इस तरह की लाइन को क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। थर्ड आता है हमारा इसको चेक करते हैं, A1/A2 बराबर B1/B2, और अब बराबर नहीं मिल रहा है अगर C1/C2, तो इस तरह के सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, इस तरह की लाइनें जो होती हैं वो होती हैं पैरेलल लाइन, उनको हम पैरेलल लाइन बोलते हैं। और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है, इसका नो सॉल्यूशन होता है। अब पैरेलल लाइन किस तरह से होती है, सपोज कीजिए ये वाली लाइन हमारी इस तरह की लाइन है, तो ये सेकंड जो लाइन होती है ना, ये इसके पैरेलल होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, कहीं भी हो सकती है। या फिर मान लीजिए ये वाली लाइन आपकी इस तरह से लाइन है, तो ये सेकंड जो लाइन होगी इसके पैरेलल होगी, यहाँ होगी, यहाँ पे होगी, कहीं पर भी होगी, लेकिन ये इसके पैरेलल में होगी। तो ये आपका मैंने टेबल के रूप में बना दिया है, इसी को हम समझ के अब आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए मैंने तीनों क्वेश्चनों को, तीनों इस क्वेश्चन के, सेकंड क्वेश्चन के तीनों पार्टों को मैंने लिख लिया है। अब हमारा क्या है, देखो ये वाली जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है हमारी A1 की वैल्यू 5, ये जो वैल्यू होती है ना, ये वाली वैल्यू, ये होती है हमारी B1 की वैल्यू -4, ये वैल्यू जो होती है, ये वैल्यू होती है हमारी C1 की वैल्यू होती है 8। एक्स के साथ जो भी आएगा, वाई के साथ जो भी आएगा, या फिर कॉन्स्टेंट वैल्यू जो भी होगी। इसी तरह यहाँ से निकालते हैं A2 की वैल्यू, A2 की वैल्यू मिलेगी हमको 7, B2 की वैल्यू हमको मिलेगी, ये क्या होगा, प्लस का 6 होगा, और C2 की वैल्यू हमको मिलेगी, C2 की वैल्यू मिलेगी हमको -9, ठीक। अब इनको हम कंपेयर करते हैं। तो मैंने बताया था पहले A1/A2 लिखेंगे, हम लिखते हैं 5/7, फिर लिखते हैं -4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो देखिए 5/7 है, ये -2/3 है, तो ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं। तो कंडीशन कौन सी फॉलो हुई हमारी, कंडीशन हमारी फर्स्ट वाली कंडीशन फॉलो हुई, जिसमें बताया था कि A1/A2 अगर बराबर नहीं आता है B1/B2, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि A1/A2 डज नॉट इक्वल है B1/B2। जब ऐसी कंडीशन होती है तो लाइनें किस तरह की बनेंगी, ये दोनों लाइनें अगर हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो इंटरसेक्टिंग लाइनें होंगी, और एग्जैक्टली इसका वन सॉल्यूशन होगा, जो मैंने ये इस तरह से बताया। तो इसको क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, ये होंगे हमारी यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइन, और एग्जैक्टली इसका वन सॉल्यूशन होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। ओके, फर्स्ट पार्ट हो चुका है, अब सेकंड पार्ट को करते हैं। अब देखिए सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें से A1 की वैल्यू हमको मिलेगी 9, B1 की वैल्यू मिलेगी हमको यहाँ पर 3, और C1 की वैल्यू हमको मिलेगी यहाँ पर 12। इसी तरह A2 की वैल्यू हमको मिलेगी यहाँ पर 18, B2 की वैल्यू मिलेगी हमको यहाँ पर 6, और C2 की वैल्यू हमको मिलेगी यहाँ पर 24। चेक करते हैं, ये 9/18 है, ये लिया हमने 3/6, और ये लिया हमने 12/24। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 2 जा 24। देखिए 1/2, 1/2, 1/2, तीनों इक्वल आ रहे हैं, 1/2 इक्वल है 1/2 इक्वल है यहाँ पर 1/2। तो हमारी कंडीशन कौन सी फॉलो होगी, यहाँ पर कंडीशन ये वाली फॉलो हो जाएगी, सेकंड जो A1/A2। तो इसको क्या लिखेंगे, A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 इक्वल होगा C1/C2। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो लाइनें किस तरह से हो जाएंगी को इंसिडेंट लाइन हो जाएंगी, ये हमारी बनेंगी को इंसिडेंट लाइन। थर्ड पर चलते हैं। A1 की वैल्यू हमको यहाँ पर है 6, B1 की वैल्यू हमको क्या है, देखिए इसको -3 लेना ज़रूरी होता है, ऐसा नहीं है हम +3 ले लेंगे। हमारी ये वैल्यू पूरी यहाँ से यहाँ तक, y का कोफिशिएंट ये -3 माना जाएगा, तो B1 की वैल्यू क्या होगी, -3 होगी, और C1 की वैल्यू हमारे पास होगी 10।
इसी तरह a2 की वैल्यू हमारे पास 2 होगी, b2 की वैल्यू हमारे पास, b2 की वैल्यू क्या होगी, y के साथ कुछ नहीं है तो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 माना जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 होगा। उसी तरह c2 की वैल्यू हमको मिल जाएगी 9। चेक करेंगे 6/2, ये है -3/-1, ये है 10/9। यहाँ से देखिए 2 3 जा 6, इससे ये कट गया, ये भी क्या हो गया 3 आएगा, तो ये भी 3, ये भी 3 और ये 10/9। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, ये दोनों तो इक्वल हैं लेकिन ये इसके इक्वल नहीं है, तो कंडीशन कौन सी फॉलो होगी, थर्ड कंडीशन होगी, जिसमें हो जाएगा कि a1/a2 इक्वल है b1/b2, ये तो इसके इक्वल है, लेकिन ये थर्ड वाला जो पार्ट है c1/c2 ये इक्वल नहीं है। तो लाइनें किस तरह की होंगी, लाइनें हो जाएंगी हमारी पैरेलल लाइन्स हो जाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट बहुत ज़्यादा इजी थे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए अभी मैंने इन सभी क्वेश्चनों को एक ही पेज पर उतार लिया है, थोड़ा इजीली समझ में आ जाएंगे एक साथ इनको अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो। इसमें पूछ रहा है वो कि ऑन कंपेयरिंग, इसी तरह से कंपेयर करना हमें और फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। ठीक है, अगर हमारा कोई भी सॉल्यूशन आता है, जैसे कि यहाँ पर हमको मिला है एक्जैक्टली 1 सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अगर हमारे सॉल्यूशन मिल रहे हैं, तो अगर सॉल्यूशन मिल रहे हैं तो इस कंडीशन को बोल देते हैं, हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये कंसिस्टेंट हो जाएगा। कंसिस्टेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, संगत बोलते हैं, संगत हो जाएगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसमें भी हमें सॉल्यूशन मिल रहा है तो इसको भी क्या बोल देंगे हम, कंसिस्टेंट बोल देंगे। ओके, यहाँ पर क्या, नो सॉल्यूशन, अगर हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, जैसे कि ये हमारे पास इसमें पैरेलल लाइन अगर हम लेते हैं कि एक लाइन हमारे पास में क्या है, ये होगी, दूसरी लाइन ये होगी, तो ये लाइन इस लाइन को कहीं पर भी टच नहीं करेगी। जब टच नहीं करेगी तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। अब सॉल्यूशन नहीं आएगा तो नो सॉल्यूशन, और इस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम, इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। तो ये कंडीशन इनकंसिस्टेंट होगी। अब की बार हमें यही चेक करने हैं। ठीक है, चेक करते हैं। हाँ, जैसे कि यहाँ पर हम चेक करते हैं, यहाँ पर हमारा a1 की वैल्यू कितनी होगी, हमारी 3 होगी, b1 की वैल्यू हमारी 2 होगी और c1 की वैल्यू हमारी 5 होगी। ओके, नेक्स्ट a2 की वैल्यू हमारी क्या होगी, a2 की वैल्यू 2 होगी, b2 की वैल्यू हमारी यहाँ पर -3 होगी और c2 की वैल्यू हमारी 7 होगी। अगर क्वेश्चन में ये इधर लिखा हुआ है या इधर लिखा हुआ है, ये इधर लिखा हुआ है इधर लिखा हुआ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस क्या है कि अगर ये कांस्टेंट पार्ट अगर इधर लिखा हुआ है तो इधर का भी कांस्टेंट पार्ट इधर ही होना चाहिए। अगर ये दोनों इधर हैं तो भी सॉल्यूशन करते तो हमारे सॉल्यूशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, फर्स्ट में क्या आया, 3/2 आ रहा है, सेकंड में आ रहा है हमारा 2/-3 और थर्ड में आ रहा है 5/7। तो देखिए पहले हम इसी को चेक करते हैं। इसी में हम चेक करते हैं कि ये 3/2 है, ये 2/-3 है, तो ये हमारा अनइक्वल आ रहा है। अनइक्वल आने पर हमारी कंडीशन फर्स्ट अप्लाई होगी, और फर्स्ट क्या होती है हमारी, a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2 के। जब a1 ये हमारा इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, एग्जैक्टली इसका 1 सॉल्यूशन होगा। और अगर मैंने बताया था किसी का भी अगर 1 सॉल्यूशन या कुछ भी सॉल्यूशन आता है तो वो कंडीशन कौन सी हो जाती है, इसको हम लिखेंगे कंसिस्टेंट होगी। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं। यहाँ पर इसी को भी इस तरह से सोल्व करेंगे। a1 की वैल्यू हमारे पास 2 होगी, b1 की वैल्यू हमारे पास -3 होगी और c1 की वैल्यू हमारे पास 8 होगी। सेम a2 की वैल्यू हमारे पास 4 होगी, b2 की वैल्यू हमारे पास -6 होगी और c2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 9 होगी। चेक करते हैं, 2/4 -3/6 फिर हमारा 8/9। यहाँ पर देखते हैं इस वाले में हमारा सोल्व 2 1 2 2 2 4 3 1 3 3 2 6, ये हमारा 1/2 हुआ। यहाँ पर 1/2 हो रहा है लेकिन हमारे पास में क्या है, -1/2 आ रहा है और ये 8/9। तो इन तीनों को अगर हम कंपेयर करते हैं, ये हमारा पार्ट अनइक्वल है। जब ये वाला पार्ट ही हमारा यहाँ पर अनइक्वल आ गया तो कौन सी कंडीशन फॉलो होगी हमारी, फर्स्ट, जो कि क्या है कि a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2। जब हमारी यही सॉरी हमने गलत कर दिया, ये यहाँ पर ये -3 है, यहाँ पर ये भी -6 है, तो इससे कम कट जाएगा तो यहाँ पर ये प्लस बचेगा। तो अब हमारा ये कंडीशन नहीं लगेगी, गलती हो गई थी यहाँ पे, तो इसको मैं काट देता हूँ, इसको लिखता हूँ, ये 1/2 हमारा, ये वाला पार्ट भी 1/2 है और ये वाला पार्ट है हमारा 8/9। तो इसमें देखते हैं, मैंने इस माइनस का इसका ध्यान नहीं दिया था, यहाँ पर ये भी माइनस है, तो इस यहाँ पर देखते हैं ये दोनों हमारे इक्वल हैं और ये हमारा अनइक्वल है।
अब हमारी कंडीशन कौन सी फॉलो होगी, कंडीशन होगी हमारी थर्ड कि A1/A2 इक्वल है हमारा B1/B2, हमारा इक्वल नहीं है C1/C2। इसमें क्या होता है, पैरेलल लाइन होती है, नो सॉल्यूशन, क्या आएगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और अगर नो सॉल्यूशन आएगा तो उसमें क्या हो जाता है, ये हो जाएगा हमारा इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट पर, थर्ड पर। थोड़ा एक ही पेज पर लिख दिया है, थोड़ा एडजस्ट होने में कठिनाई हो रही है। इसको लिखते हैं A1 की वैल्यू होगी हमारे पास 3/2, उसी तरह B1 की वैल्यू होगी हमारे पास 5/3 और C1 की वैल्यू हमारे पास होगी 7। ओके, इसको लिखते हैं A2 की वैल्यू हमारे पास 9 होगी, B2 की वैल्यू हमारे पास -10 होगी और C2 की वैल्यू हमारे पास 14 होगी। चेक करते हैं, देखिए ये डबल हो रहा है, यहाँ पर डबल है, ये डबल है, तो इसको भी एक काम करते हैं 1 नीचे मान लेते हैं, इसके भी नीचे हम यहाँ पर 1 मान लेते हैं। अब सॉल्यूशन करेंगे 3/2, उसके नीचे लिखेंगे 9/1, उसी तरह यहाँ पर लिखेंगे 5/3, उसके नीचे लिखेंगे -10/1, फिर लिखते हैं 7/14। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई, बाहर की बाहर मल्टीप्लाई करते हैं और अंदर की अंदर करते हैं, इसी तरह बाहर की बाहर मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर की अंदर करते हैं, इसमें बाहर की बाहर करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जो बाहर मल्टीप्लाई करते हैं उसे पहले लिखते हैं, जैसे 3 × 1 = 3, 9 × 2 = 18। इसी तरह इसको लिखेंगे बाहर की मल्टीप्लाई 5, 10, 3 × 30, यहाँ पर वो हमारा 7/14। काटेंगे 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, 5 × 1 = 5, 5 × 6 = 30, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14। तो यहाँ पर हमें ये 1/6 मिल रहा है, यहाँ पर ये -1/6, ये 1/2। तो यहाँ पर देखते हैं ये दोनों अनइक्वल आ रहे हैं, तो हम पहली कंडीशन फॉलो हो जाएगी A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2। अगर ये अनइक्वल आ रही है, पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन में क्या हो जाएगा, अगर पहली कंडीशन में आता है तो एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होगा, और अगर कोई भी सॉल्यूशन आता है तो कंडीशन हमारी आती है यहाँ पर, ये हमारी रेखाएं किस तरह से होंगी, कंसिस्टेंट होंगे। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। यहाँ पर हमारा A1 की वैल्यू हमारे पास 5 होगी, B1 की वैल्यू हमारे पास -3 होगी और C1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 11 होगी। उसी तरह इसको लिखते हैं A2 की वैल्यू हमारे पास -10 होगी, B2 की वैल्यू हमारे पास 6 होगी और C2 की वैल्यू हमारे पास -22 होगी। ओके, इसको लिखते हैं 5/10, ये हमारा होगा -3/6, ये हमारा होगा 11/-22। एक पेज पर लिख के थोड़ा ज़्यादा गड़बड़ हो गया। इसको लिखते हैं 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 11 × 1 = 22। तो ये हमारा आया -1/2, ये भी हमारा आया -1/2, ये भी आया हमारा -1/2। तीनों इक्वल आ रहे हैं, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो हमारी कंडीशन कौन सी फॉलो होगी, सेकंड, A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 इक्वल हो जाएगा C1/C2। तो इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं और इसको क्या लिख देंगे हम, कंसिस्टेंट हो गए। और हिंदी में क्या बोलते हैं कंसिस्टेंट को, हिंदी में बोलते हैं हम संगत होगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पर हमारा A1 की वैल्यू हमारे पास होगी 4/3, B1 की वैल्यू हमारे पास होगी 2 और C1 की वैल्यू हमारे पास होगी 8। उसी तरह A2 की वैल्यू हमारे पास होगी 2, क्योंकि यहाँ पर ये डबल हो रहा है, इसको भी डबल कर लीजिए। B2 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 3 होगी और C2 की हमारे पास वैल्यू होगी 12। तीनों वैल्यू लिख ली हमने। अब इसको लिखते हैं A1/A2, तो 4/3, उसके नीचे लिखते हैं 2/1, सेम चेक करेंगे हम। फिर क्या लेते हैं, B1 की वैल्यू हमारे पास है 2 और B2 की वैल्यू हमारे पास है 3। उसी तरह C1 की वैल्यू हमारे पास 8 है और ये वैल्यू हमारे पास है 12। बाहर की बाहर मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर की अंदर करेंगे, तो 1 की 4 में करेंगे 4 हो जाएगा, 3 की 2 में करेंगे हो जाएगा 6, ये 2/3 होगा और ये हमारा 8/12 होगा। अब इनको काटते हैं, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, उसी तरह 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12। तो ये भी हमारा 2/3 आया और ये भी हमारा 2/3 है और ये भी हमारा 2/3 है। कौन सी कंडीशन फॉलो होगी, इसमें फॉलो होगी सेकंड कंडीशन। कोइंसिडेंट लाइन जो होती है जिसके होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, ये पार्ट हमारा हो जाएगा कंसिस्टेंट।
तो मैंने अभी सारे सॉल्यूशन करके दिखाए हैं। तो ये मैंने एक ही पेज पर इसलिए करके दिखाए हैं कि ये सभी क्वेश्चन हम इनको कंपेयर कर सकते हैं कि हमने किस तरह से सॉल्यूशन किया है। अलग अलग पेज पर भी कर सकते थे, थोड़ा कठिनाई हुई है, लेकिन मैंने एक ही व्यू पर सभी क्वेश्चनों को दिखाया है। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर।